प्रमोद, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। ऐसे में अगर बात की जाए बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं उसको लेकर फिलहाल किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 9 में से 7 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और ऐसे में खैर विधानसभा पर वह इलेक्शन होना है। इलेक्शन को लेकर यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इस वक्त मैं सुरेंद्र दिलेर के घर के बाहर हूँ और तस्वीरें मैं आपको इंडिया न्यूज पर दिखा दूं। ये तमाम जो समर्थक हैं, जैसे ही जानकारी हुई है कि प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर को बनाया गया है, तो यहाँ भारी तादाद में समर्थक पहुंच गए और जश्न मनाते हुए यहाँ लोग नजर आ रहे हैं। यानी सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता सुरेंद्र दिलेर के घर के बाहर लगा हुआ है। और देखिए, सुरेंद्र दिलेर का काफी पुराना राजनीतिक इतिहास है। सुरेंद्र दिलेर के बाबा हाथरस से कई बार सांसद रहे। इसके अलावा इनके पिताजी अलीगढ़ से इगलास विधानसभा से विधायक थे, उसके बाद हाथरस से वो सांसद रहे थे। अब प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में देखिए, सुरेंद्र दिलेर पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। यानी खैर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और जो चुनाव है बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ खैर विधानसभा का इतिहास है कि 20 वर्ष में यहाँ 2 बार आरएलडी के विधायक रहे। इसके अलावा 2 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी से अनूप प्रधान विधायक रहे। तो ऐसे में जाट बाहुल्य इलाका, यानी इस सीट पर 1.25 लाख जाट है और इसके अलावा लगभग 75,000 वैश्य समाज के लोग ताल्लुक रखते हैं और इसके अलावा 75,000 लगभग ठाकुर समाज के लोग ताल्लुक रखते हैं। और ऐसे में इस सीट पर महज 30,000 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो ये मुकाबला जो है जैसे ठीक उत्तर है प्रदेश में। प्रमोद, जानकारी ये मिल रही है कि इस वक्त जो है बीजेपी प्रत्याशी वहां पहुंचे हुए हैं। अगर आपको नजर आ रहे हो तो जरा बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास सुरेंद्र दिलेर पर जताया है, अब वो किस तरह से चुनावी मैदान में अपने आप को देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र दिलेर जिस तरीके से जैसे ही टिकट की घोषणा हुई है, उनके घर के बाहर तो समर्थकों का तांता लगा हुआ ही है। इसके अलावा प्रेजेंट में सुरेंद्र दिलेर और उनकी मदर दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है वहां गए हुए हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं सुरेंद्र दिलेर को लगातार बधाई दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके के यहाँ विधानसभा खैर विधानसभा के हालात रहे, यानी समीकरण रहे, उन समीकरणों को देखते हुए लग रहा है कि अब की बार सुरेंद्र दिलेर कहीं ना कहीं फाइट के साथ साथ जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन। ऐसे में जाट बाहुल्य इलाका होना सुरेंद्र दिलेर के लिए चुनाव काफी आसान माना जा रहा है। जी प्रमोद, अगर आप तस्वीरों को दिखा पाए वहां पे किस तरह से लोगों की मौजूदगी है, और जानकारी ये मिल रही कि सुरेंद्र दिलेर वहां पहुंचे हैं, अगर आपको नजर आ रहे हो तो जरा बातचीत करिए उनसे। देखिए, सुरेंद्र दिलेर अभी अपनी मदर के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है हाँ। वहां पहुंच गए और इस वक्त देखिए मैं उनके घर के बाहर हूं। तस्वीरें सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखा दूं। तमाम जो लोग हैं उनके घर के बाहर आए हुए हैं, लगातार जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, लोगों से भी बात करेंगे हम। ये बताइए, सुरेंद्र दिलेर को टिकट मिला है, आप लोग किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फाइट बेहद मुकाबले वाली है। समाजवादी पार्टी भी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कोई भी फाइट नहीं है, एक तरफा जीत होगी। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी पहले भी 2 बार खैर विधानसभा से भारी बहुमत से जीती है। इस बार भी प्रचंड जीत हमको मिलेगी। जैसे शीर्ष नेतृत्व ने एक युवा पर विश्वास जताते हुए हमारे भाई सुरेंद्र दिलेर को टिकट दी है। ये बताइए, अभी चुनाव में देरी है, चुनाव की हालांकि घोषणा हो गई है, तमाम जो नेता हैं विपक्ष के नेता वो आरोप प्रत्यारोप पहले से ही लगाने लग गए। उनका कहना है कि बाई इलेक्शन है और ऐसे में बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, मतलब अपनी जीत के लिए। तो क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले आदर्श सांसद मेरे बड़े भाई राजवीर दिलेर जी के चरणों में नमन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार में उनके बेटे को जो टिकट दी है, हम पूरा समूह, हमारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता है। और जो विरोधियों का काम तो होता ही है विरोधी करने का, और जो आज टिकट मिली है और पूरा आज हम जो विश्वास के साथ कहते हैं कि पूर्ण बहुमत से सुरेंद्र दिलेर जीत कर आएंगे और भाजपा पार्टी को। ये बताइए, जीत जीत पक्की है? 100%, 110% जीत पक्की है हमारी। सुरेंद्र दिलेर जीत। महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा इस चुनाव पे? नहीं, महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं। महंगाई कहाँ है? महंगाई तो है नहीं भाई। पहले जो विरोधियों एक बार तस्वीर मैं आपको फिर से दिखा दूं। ये तस्वीर देखिए, लड्डू
मिठाइयां बट रही हैं। यहाँ देखिए मिठाई लोग एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि ये मामला बेहद खुशी का है और सभी लोग मिठाई एक दूसरे को खिला रहे हैं। लड्डुआ बट सुरेंद्र दिलेर के घर के बाहर जो है लोगों को लड्डू बांट रहे हैं। और देखिए सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि समाज पर विश्वास रखती है और उस विश्वास पर वाल्मीकि समाज जो है वो खरा उतरता है। यानी सुरेंद्र दिलेर के पिताजी यहाँ से सांसद रहे, विधायक रहे, इसके अलावा उनके जो दादा थे, दादा हाथरस से कई बार सांसद रहे। और देखिए ये परिवार जो है पॉलिटिकल परिवार है। यानी सुरेंद्र दिलेर का पैदा जब हुई थी उस वक्त उनके बाबा सांसद थे। तो ऐसे में ये चुनाव जो रहेगा, इलेक्शन जो रहेगा, बेहद अलग ही तरीके से सुरेंद्र दिलेर लड़ेंगे। और वो हालांकि लंबे समय से जो खैर विधानसभा का इलाका है वहाँ लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों से वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इससे ये साफ साफ तौर पर संदेश जाता है कि सुरेंद्र दिलेर ग्राउंड जीरो पर इस इलेक्शन को फाइट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। खैर की जो जनता है वो ये निर्णय लेगी कि किसे वहां पर जिताया जाए, किसे विधायक के रूप में चुना जाए। क्योंकि जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं वो जनता के बीच बने हुए हैं। अब जनता के बीच कौन बना है, जनता किन के वादों पर भरोसा करती है, जनता किस चेहरे को विधायक के रूप में चुनना चाहती है, ये आने वाले दिनों में 13 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा जब वोटिंग होगी। और जब नतीजे सामने आएंगे तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ऐसे में हमारे साथ सत्येंद्र तिवारी भी जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, आपका रुख करूंगी, मैनपुरी से हमारे साथ सत्येंद्र जुड़े हैं। सत्येंद्र, इस वक्त बीजेपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। अब अगर बात की जाए तो इस वक्त वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी किस तरह से अपने आप को इस उपचुनाव के चुनावी मैदान में खुद को कहां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अनुचित यादव पर भरोसा जताया है, तो कहीं न कहीं ये खुशी की लहर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सैफई परिवार की ये दामाद है। और यहाँ से जो गिरोर विधानसभा लगती थी वहां से इनकी उर्मिला माँ 2 बार विधायक भी रही है, इनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही है। तो अब की बार कहीं न कहीं ये जनता का रुख है, जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार करहल विधानसभा सीट पर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। जिस तरीके से 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से मैदान में थे, उनके सामने एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, वहां पे 68,000 वोट से हारे थे। लेकिन अब की बार कहीं न कहीं जनता का ये रुख देखने को मिल रहा है। करोड़ों का आकलन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, उनके कैंडिडेट्स उनकी जीत के हिसाब से, वहां ध्रुवीकरण किस तरह काम करेगा, वोट पोलराइजेशन होगा, वोट बैंक शिफ्ट कितना हो सकता है, कौन सा वोट बैंक है जो व्यक्तिगत तौर पर कैंडिडेट के साथ आएगा, इन सारी बातों का चयन करते हुए, इन सारी बातों को समझते हुए इस इक्वेशन को कई बार दोहराया गया है। यानी पहले मुख्यमंत्री योगी आज जिनके हाथों में पूरी कमान सौंपी गई, उनके सरकारी आवास पर मैराथन दौर देखने को मिले बैठकों के, उसके बाद यही बैठकें संगठन में हुई और फिर संगठन की ये बैठकें दिल्ली दरबार तक पहुंची, जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक्स के साथ बैठकर इन सारी विषयों पर बहुत माइन्यूट डिस्कशन हुआ। और फिर आज भारतीय जनता पार्टी ने कल नामांकन का आखिरी दिन है और आज सीटें सामने रखी, यानी कैंडिडेट 7 कैंडिडेट्स के नाम सामने रख दिए। जी ठीक है, मुरादाबाद से हमारे साथ शहनवाज इलियास जो है लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। प्रमोद, अगर प्रत्याशी जो बीजेपी प्रत्याशी वो आते हैं तो आप इशारा करिएगा। अभी फिलहाल मुरादाबाद का रुख करूंगी। शहनवाज, वहां पर बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है, नाम का ऐलान होने के बाद क्या माहौल, क्या हलचल नजर आ रही है, जानकारी दें। देखिए, मुरादाबाद की कुदरती विधानसभा पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी बनाया है वो ठाकुर रामवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, और समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूर्व में विधायक रहे हाजी रिजवान, उनको प्रत्याशी बनाया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर सिंह, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों पर बहुत ज्यादा पकड़ रखते हैं और यही वजह है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उन्हें प्रत्याशी बनाया। क्योंकि 1993 के बाद लगातार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कुदरती विधानसभा पर कब्जा रहा है और यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता है। ठाकुर रामवीर सिंह पहले भी चुनाव लड़े थे और लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान, उन्हें कुछ ही वोटों के अंतर से जो वो हार गए थे। और अब इस बार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वो लगातार
इस विधानसभा पर कमल खिलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ जीत के दावे कर रहे हैं और यहाँ तमाम तरह से जो कार्यकर्ता है वो मेहनत में जुटे हुए हैं। ठाकुर रामवीर सिंह को सबसे मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर माना जा रहा था। जितनी जो रिपोर्ट थी वो भी ठाकुर रामवीर सिंह के फेवर में थी और पिछले चुनाव में कहा जा रहा है कि यहाँ जो कुदरती विधानसभा का जो गणित है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी 80 से 85,000 वोट ही आज तक ले पाई है। लेकिन जिस वक्त ठाकुर रामवीर सिंह चुनाव लड़े थे, आखिरी चुनाव जो लड़े थे 1 लाख वोट यहाँ से मिला था और उसमें बड़ी संख्या में कहा जाता है मुसलमानों ने उन्हें दिया था। और इस बार यही वजह है कि ठाकुर रामवीर सिंह को एक बार इस मुस्लिम बहुल्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस सीट पर जीत दर्ज कराने के लिए मेहनत पे जुटी हुई है। लगातार उनके नेता यहाँ तमाम चुनाव से पहले यहाँ तमाम सड़कों की घोषणा की गई, तमाम यहाँ पर जो पुरानी यहाँ पर खेल के मैदान की बात हो रही थी उसकी घोषणा की। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही दावा है कि वो इस बार कुदरती पर कमल खिलाएंगे और दिलचस्प मुकाबला यह रहने वाला है क्योंकि यहाँ आजाद समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है वो ओबीसी मुस्लिम ओबीसी है, चांद बाबू उनको बनाया है। AIMIM ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है और यहाँ जो बसपा है, बसपा ने भी अपना यहाँ प्रत्याशी उतारा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये जो है जो 3 प्रत्याशी है वो तीनों मुस्लिम हैं और समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच सीधे तौर पर यहाँ टक्कर है और बेहद दिलचस्प मुकाबला यह माना जा रहा है। लोगों की माने तो यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है। जी बिल्कुल, चुनाव में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में प्रमोद, खैर सीट पर जातीय समीकरण, चुनावी समीकरण क्या कुछ हैं, जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए किसी भी चुनाव में जाति जो समीकरण है उसका अहम रोल रहता है, यानी चुनाव किस ओर जाएगा ये जाति समीकरण तय करते हैं। ऐसे में खैर विधानसभा में देखिए जिस तरीके के हालात हैं, 1.25 लाख यानी जाट बाहुल्य इलाका ऐसे बोला जाता है और यहाँ 1.25 लाख जाट वोटर है। इसके अलावा लगभग 75,000 वैश्य समाज से लोग ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा लगभग 75,000 ठाकुर समाज से ताल्लुक लोग रखते हैं। और इस विधानसभा पर सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम समुदाय यानी केवल मुस्लिम समुदाय के 30,000 वोटर है। ऐसे में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन कहीं ना कहीं ये अभी से जो चुनाव का माहौल है वो तैयार धरातल पर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जाति समीकरणों के आधार पर बात की जाए तो चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा आसान रहेगा। हालांकि दोनों ही पार्टियां देखिए, समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस यानी दोनों पार्टी लगातार सभाएं वहां कर रही थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी लगातार लोगों के मन को टटोलने का काम कर रही थी, यानी सभाओं का जो दौर था दोनों पार्टियों का ग्राउंड जीरो पर देखने को मिला है। ऐसे में अब चुनाव की घोषणा हो गई और देखिए मतदान की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। मुझे जहां तक लग रहा है सुरेंद्र दिलेर कल नामांकन करेंगे और नामांकन को लेकर वो बड़ी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारी तादाद में कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पहुंचेंगे और नामांकन के बाद जो है सारी चीजें नामांकन में ही तय हो जाएगा लगभग कि चुनाव किस ओर जा रहा है। जी सतेंद्र, अगर मैनपुरी की बात की जाए, वहां के विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर जातीय समीकरण क्या कुछ अभी नजर आ रहे हैं? और देखिए चूंकि सपा तो अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, 9 की 9 सीटों पर अब सपा सिंबल पे जो है चुनाव लड़ा जाएगा। जो 2 सीट कांग्रेस को मिली थी वो भी अब जो है सपा सिंबल पर ही चुनाव होंगे। ऐसे में क्या कुछ अभी चुनावी समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? जातीय समीकरण और चुनावी समीकरण दोनों जरा दर्शकों को समझाने की कोशिश करिएगा। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस समाजवादी पार्टी से तो तेज प्रताप यादव मैदान में है, यहाँ पर सबसे ज्यादा यादव वोट आता है, उसके बाद साक समाज का भी वोट आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनुजीत प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं जो यादव बेल्ट का जो वोटर्स है, अब अनुजीत प्रताप यादव उसमें से अगर 30% वोट अगर अपने फेवर में डाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होगी और जीत की और होंगे। और जहां पर साक्य समाज वोट जिस खेमे में जाएगा वो के सब पे ताज बनेगा। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट डॉक्टर अवनीश साक्य को मैदान में उतारा है, क्योंकि जो दलित वोट है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का फिक्स वोट होता है, उसमें साक्य समाज का वोट वो कितना काट पाते हैं अपने पार्टी में नाम से। तो अनुजीत प्रताप को ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लाभ होगा। अनुजीत यादव
जो उत्तर प्रदेश में घोसी और कमरिया का वोट का जो फैक्ट होता है, अगर उसमें से अगर वो 30% ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी अगर अपने खेमे में काट लेती है, तो अब की बार करहल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी सेंग लगाने की कोशिश करेगी। तो वहीं अपनी पार्टी को बचाने की, अपने भविष्य की लड़ाई बचाने के लिए समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। अब देखने वाली बात है कि जनता के बीच में तीनों प्रत्याशी कितना अपना पक्ष रख पाते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लोग ये कहते हैं हम सुरक्षित हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी तो सीधा ये कह रही है कि जो हमारा दलित वोट है, हमारा पार्टी का सिंबल वोट है, उस पर हम जीत हासिल करें। तीनों ही विधायक पद पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तीनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब समय आएगा 13 नवंबर को जब वोटिंग होगी, जनता किसके पक्ष में वोट करेगी। हालांकि जनता से मैंने जब बात की है फील्ड में जाके, तो जनता का कहना है कि अब की बार बदलाव करेंगे, लगातार इस सीट पे जो काबिज है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करेंगे, क्योंकि कोई विकास कार्य क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है। अब की बार किसी न किसी और कैंडिडेट को चुनेंगे। अब कैंडिडेट वो कौन होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, अनिल प्रताप यादव पर विश्वास जताया है और अनिल प्रताप का साफ तौर से कहना है कि अब की बार करहल विधानसभा सीट पर हम कमल खिलाने का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने मैनपुरी में डेरा आना शुरू कर दिया है, लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्री ने रैली की, 2 डिप्टी सीएम ने रैली की, और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और अपने बात को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब की बार करहल विधानसभा सीट पर कमल खिलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों में 9 सीट जीतने का दावा कर रही है। बिल्कुल, करहल सीट पर बीजेपी ने तो दांव इस तरह से खेला है, तो जनता जो है किस तरह से इस पूरे दांव को समझेगी ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि अनुजेश यादव अखिलेश यादव के रिश्तेदार में जीजा लगते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जो है बीजेपी ने अनुजेश यादव को उतारकर एक अलग दांव खेला है। फिलहाल फूलपुर सीट की अगर बात की जाए तो अमित, वहां पर सियासी समीकरण क्या कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जरा जातीय समीकरण को भी समझाने की कोशिश करिएगा, किस तरह से जातीय समीकरण है और वोटों की संख्या अगर बात की जाए जातीय समीकरण में कौन से जो है यहाँ पर जातीय समीकरण में वोटों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। अमित, आवाज मिल रही है? अमित म्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। देखिए, फूलपुर विधानसभा के बारे में बताएंगे तो फूलपुर विधानसभा जो है मिश्रित आबादी है। यहाँ पे मुस्लिम भी ठीक ठाक अच्छी संख्या में है, यादव भी ठीक ठाक संख्या में है, और जो तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है पटेल बिरादरी के लोग काफी ज्यादा संख्या में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बार पटेल को वहां पे टिकट दिया है, और दीपक पटेल जो पूर्व विधायक हैं और जो केसी देवी पटेल जो सांसद रही हैं उनके बेटे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर भरोसा जताया है और एक सरल सहज स्वभाव के माने जाते हैं ये भी। और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने तरफ से मुस्तफा सिद्दीकी को, जो 3 बार के विधायक रहे और 2000 वोट से पिछली बार ये विधानसभा के चुनाव हारे थे, लेकिन अब की बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें दीपक जो प्रवीण पटेल थे जो विधायक थे वो अब सांसद हो गए, लेकिन वो फूलपुर विधानसभा बहुत बुरी तरह से हारे थे। उनको 10,000 से ज्यादा वोट से इस जगह पे हार मिली थी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पे उतारा है। इसलिए मुस्तफा सिद्दीकी पे भरोसा करके यहाँ पे एक दांव खिला है, और ये इन्हीं दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। और भी बसपा ने भी अपने चलिए ठीक है, अमित बने रहिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया काफी मंथन के बाद, चूंकि अब नामांकन के लिए बेहद कम वक्त बचा है, अभी भी 2 सीट बची हुई हैं। क्या लग रहा है, क्या तैयारी बीजेपी के इस उपचुनाव में देखने को मिल रही है? जरा सटीक जानकारी, चूंकि चुनावी समीकरण को लेकर इस वक्त हम बात कर रहे हैं, उपचुनाव में चुनावी समीकरण किस तरह से यहाँ पर नजर आ रहे हैं? देवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? तो देवेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार जुड़ने की और कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त जो चुनाव की सरगर्मी है वो काफी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया, उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब ये उम्मीदवार क्या कुछ कर पाते हैं ये तो आगामी दिनों में ही तय हो पाएगा, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार जीत का महाप्लान तैयार किया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री हर विधानसभा पर 2 जनसभाएं करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल
माहौल बनाने का सूबे के मुख्यमंत्री काम करेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मायावती भी लगातार एक्टिव फॉर्म में नजर आ रही हैं। मायावती और अखिलेश यादव की ओर से भी जीत का प्लान तैयार किया गया है, लेकिन बीजेपी की ओर से नजर डाली जाए तो 2 से 3 दिन पहले जब बीजेपी की मीटिंग होती है, जब बैठक होती है, तो उसमें सूबे के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि हर उम्मीदवार को जिताना है, 10 की 10 सीटों पर विजय होनी है। हालांकि 9 सीटों पर इस बार चुनाव होने हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह आदेश है कि हर विधानसभा पर 2 जनसभाएं करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री। तो वहीं यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों चाहे ब्रजेश पाठक हों, वो भी जनसभाएं करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने का काम बखूबी किया जाएगा। तो वहीं यूपी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो अच्छे काम है, उनको जनता के बीच में दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि पिछले करीब 7 से 8 सालों में चाहे मोदी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे योगी सरकार हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, जो विकास हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता को बताया जाएगा। बिल्कुल, और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा चूंकि इस वक्त चुनावी समीकरण काफी कुछ जो है बयां कर रहे हैं स्थिति को। अभिषेक, आपका रुख करूंगी, चूंकि देखिए सपा ने अब साफ ऐलान कर दिया है, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने जो है सोशल मीडिया एक्स पर यह ऐलान कर दिया है कि इस बार जीत मायने रखती है और बहुत बड़ा बदलाव भी करना जो है जरूरी है। तो ऐसे में उन्होंने उपचुनाव के लिए ये स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन में चुनाव, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी, लेकिन सपा के सिंबल पर चुनाव होगा। क्या लग रहा है, क्या यकीन नहीं हो पा रहा था अखिलेश यादव को, कांग्रेस को जो 2 सीटें उन्होंने खैर और गाजियाबाद जो दी थी, यकीन नहीं हो पा रहा था कि जीत हासिल हो पाएगी? सपा अब 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर दी है। अभिषेक, अखिलेश यादव ने अपने बीती देर शाम अखिलेश यादव ने अपने एक हैंडल पर बाकायदा एक पोस्ट लिखा और लिखा कि कैसे संयुक्त प्रत्याशी उतारे जाएंगे इंडिया गठबंधन के, और उनका इशारा बिल्कुल साफ था। और ये बात कामयाब भी रहे समझाने में कांग्रेस के बड़े नेताओं को, खासतौर पर राहुल गांधी को, कि 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है, 3 पर समझौता हो जाएगा, जिसमें जो सीटें हैं उनमें 3 सीटों में से कोई एक आध सीट कांग्रेस निकाल पाती। मझुआ मांग रही थी, मझुआ हो सकता है कांग्रेस निकाल लेती, लेकिन बाकी 2 सीटें, फूलपुर या बाकी सीटें निकालना कांग्रेस के लिए उतना मुफीद नहीं था समीकरणों के लिहाज से। लिहाजा अखिलेश यादव ने इस बात को कहीं ना कहीं मनाया है राहुल गांधी को कि इन सभी सीटों पर समीकरणों के लिहाज से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को उतरने दिया जाए और अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी गठबंधन के धर्म के नाते जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में होनी चाहिए, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी उठाती है। इन सीटों के जीतने के बाद, इन सीटों के नतीजों के बाद, इस चुनाव के नतीजों के बाद जो आने वाले एमएलसी चुनाव होंगे, और जैसे समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ेगा विधानसभा में, तो एमएलसी चुनाव में सीधे कांग्रेस की तरफ से 2 नामों को नॉमिनेट, कांग्रेस 2 नामों को आगे कर सकती है एमएलसी के चुनाव में, जिसको पूरी तरह समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी और वो दोनों एमएलसी बन जाएंगे। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो सीधे नॉन इलेक्टेड विधायक डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू विधायक बन जाएंगे। तो ये समझाने में अखिलेश यादव कामयाब रहे हैं और कांग्रेस को भी अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी ज्यादा लगी है इस पूरे चुनाव में, सीधे तौर पर चुनाव लड़ने से ज्यादा अपने विधायकों को सदन में बैठाने से को लेकर। तो लिहाजा कांग्रेस इस बात पर पूरी तरह मानी है और उसे ये गुड डील की तरह लगी है पूरे समीकरण में। तो उस बात को लेकर कांग्रेस की हामी रही, रजामंदी रही, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने एक हैंडल पर यह लिखकर औपचारिक तौर पर घोषणा की कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कैंडिडेट संयुक्त होंगे, सिंबल समाजवादी पार्टी का होगा। तो इस चुनावी समर में ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव था समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस बात को समझाना कि कांग्रेस क्या चाहती है और कांग्रेस की मंशा को समझते हुए उन्हें उसी प्लेटफॉर्म पर वो डील देना जिस पर कांग्रेस ने हामी भर दी। जी बिल्कुल प्रमोद, अभी क्या हलचल नजर आ रही है खैर में, अभी क्या हलचल नजर आ रही है? प्रत्याशी क्या, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं
अभी उनके पहुंचने को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में वो अपने घर पहुंचने वाले हैं? चूंकि इस वक्त जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई कि तमाम लोगों का, जो उनके समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनका जमावड़ा उनके घर पर है। बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र दिलेर अभी जो है वो बीजेपी का जो कार्यालय है कैंपुर, वहां गए हुए हैं और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता है उनके स्वागत में उमड़े हुए हैं। यानी बधाई देने का जो सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि सुरेंद्र दिलेर को यहाँ काफी देर पहले आना था, मगर वो वहां जो भीड़ जुटी हुई है, लोग समर्थक, जो तमाम समर्थक हैं, जो अभिवादन स्वागत कर रहे हैं, वो उसी के चलते वहाँ थोड़ा सा देरी हो रही है। अभी मैं उनके घर के बाहर ही हूँ, आप तस्वीर फिर एक बार दिखा दूं। तमाम देखिए, तमाम जो समर्थक हैं वो उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सुरेंद्र दिलेर यहाँ आए तो उनका स्वागत किया जाए। यानी अभी से जो तमाम समर्थक हैं वो सुबह से सुरेंद्र दिलेर के घर के बाहर भारी तादाद में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मेरी भी सुरेंद्र दिलेर से काफी देर पहले बात हुई थी। उनका कहना यही था कि मैं बहुत जल्द पहुंच रहा हूं, मगर जिस तरीके के वहाँ हालात हैं, यानी जो तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं, उसी के चलते उन्हें यहाँ घर पर आने में देरी हो रही है। जी बिल्कुल, देवेंद्र हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। देवेंद्र, इस उपचुनाव में बीएसपी भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, 2022 में भी बहुत बड़े वादे और दावे किए गए थे बसपा की तरफ से। हालांकि वो उम्मीदें बहुत पूरी होती हुई बसपा की नजर नहीं आई। अब उपचुनाव की अगर बात करें, चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, हरियाणा में भी गठबंधन में जो है बीएसपी ने चुनाव लड़ा, वहां पर भी खास प्रदर्शन नहीं रहा। अब उपचुनाव में क्या इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है बसपा को लेकर? जी बिल्कुल सही कहा। लोकसभा के रण में जिस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पटखनी देखने को मिली थी, लेकिन उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे दो लड़कों की जोड़ी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ और जो पूरा एनडीए है वो हो, पूरी तरीके से हर कोई तैयार है। स्टार्टिंग की बात की जाए तो दो लड़कों में दरार की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन देर रात अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उन्होंने ये भी दावा किया है कि सभी 9 की 9 सीटों पर महाविजय हासिल की जाएगी। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि हर सीट पर महाविजय होना तय है। लेकिन स्टार्टिंग की बात की जाए, जो स्टार्टिंग की जो तस्वीरें सामने आती हैं, दो लड़कों में जो दरार की जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को परेशान कर सकती हैं। क्योंकि अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अगर समझा जाए, दोनों ही बड़े नेताओं को समझा जाए, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का वजूद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाता है। शायद यही कारण है कि 9 सीटों पर अखिलेश यादव ये जीत का दावा कर रहे हैं। अपने उम्मीदवारों को उतारने की लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार मंथन किया जा रहा है, जीत को लेकर महाप्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ने आज 7 अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन अभी 2 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। 2 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यादव ने राहुल गांधी को मनाते हुए और उन्होंने इस तरह से स्पष्टता दी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन एक साथ है। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ देहरादून से लाइव बने हुए हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में भी चुनाव है, उपचुनाव है, ऐसे में संजय जी, इस वक्त क्या उपचुनाव को लेकर माहौल देखने को मिल रहा है अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो? देखिए, उत्तराखंड में एक विधानसभा की सीट है केदारनाथ की, और उस केदारनाथ की सीट पे चुनाव होने हैं। उसको लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने पूरी दम लगा रखे हैं, लेकिन अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। पिछले दिनों जो शैला रानी रावत थी, उनके मृत्यु के बाद यह जगह खाली हुई थी, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बेटी को वहां से चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन उससे मुख्य और उससे मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्ष है वो आशा नौटियाल, उनको भी माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 नामों का एक पैनल दे दिया है, लेकिन इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री ने पूरा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। मुख्यमंत्री ने चुनाव की घोषणा से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तहत कह लीजिए या शासन प्रशासन दोनों स्तर पर कई घोषणाएं वहां के लिए, केदारनाथ के लिए, केदार घाटी के लिए किए जा चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 उपचुनाव थी उसको हारने के बाद
इस चुनाव को जीतना चाहती है और जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे। जी बिल्कुल। और लगातार भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस वक्त गहन मंथन के साथ अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही हैं। अभिषेक, चूंकि उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव बेहद इस वक्त रोचक हो चुका है, अगर हम बात करें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो लोकसभा चुनाव में तस्वीरें सामने आई वो चूक ना हो इसको लेकर गहन मंथन हो रहा है अभी, इसीलिए 7 ही सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए। दूसरी तरफ सपा की अगर बात की जाए तो इस वक्त सपा भी पूरी तरह से अपने आप को चुनावी मैदान में तैयार और मजबूत दिखा रही है। चूंकि करहल सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद सोच समझकर कैंडिडेट उतारे हैं। अनुजेश यादव जो कि अखिलेश यादव की रिश्तेदारी में आते हैं, अब यहां पर यादव परिवार को इस चुनावी मैदान में भिड़ा दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है राजनीतिक गलियारों में? बिल्कुल, करहल समाजवादी पार्टी के लिए नाक के सवाल जैसी सीट है और तेज प्रताप यादव का नाम पहली बार सामने नहीं आया। तेज प्रताप सांसद रह चुके हैं और कन्नौज में जब अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कभी हाँ कभी ना की बातें हो रही थी कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तब भी तेज प्रताप यादव का नाम इसी तरह सामने आया था कि अगर कुछ भी आगे पीछे होता है तो तेज प्रताप नामांकन करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। खैर वैसा नहीं हुआ, अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरे कन्नौज से। और उसके बाद ये बातें होने लगी कि करहल से कौन चुनाव लड़ेगा। उसके बाद फिर से तेज प्रताप का नाम सामने आया। इसमें कोई तौराय नहीं कि परिवार में सबसे कहा जाए अखिलेश यादव के करीबियों में से एक तेज प्रताप हैं, जिन पर अखिलेश यादव बहुत आंख बंद करके विश्वास रखते हैं और परिवार में सबसे छोटे होने की वजह से उनको स्नेह भी सभी का मिलता है। और इस करहल सीट पर इसीलिए एक तरह से परंपरागत तौर पर परिवार में किसी ऐसे का ही दावेदारी होना बिल्कुल तय था, जैसा कि तेज प्रताप यादव की। बात रही अखिलेश यादव के इस समीकरण या परिवार की तरफ झुकाव को लेकर जिस तरह उनको घेरा जा रहा था, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जो कैंडिडेट उतारा वो सैफई परिवार से ही है, यानी धर्मेंद्र यादव के वो रिश्तेदार लगते हैं, बहनोई लगते हैं कहा जा रहा है। लेकिन 2019 में एक धर्मेंद्र यादव का लेटर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इंडिया न्यूज भी लगातार दिखा रहा है कि 2019 में धर्मेंद्र यादव ने बाकायदा एक पत्र जारी किया मीडिया के लिए और उस पर लिखा कि समाजवादी पार्टी से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से निकल जाओ भाई, लोग बता रहे हैं कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये बात उन्होंने एक डिक्लेरेशन की तरह सामने रखी थी। अब ये सीधे तौर पर था कि आने वाले वक्त में उन्हें मौका मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने की राजनीतिक मंशा है और उस मंशा को भारतीय जनता पार्टी भी समझकर उसी तरह से इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। इस चुनाव में उनका उतरना सीधे तौर पर सैफई परिवार के वोट बैंक में दोफाड़ करने की स्थिति पैदा करना है। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्योंकि पूरा परिवार एक तरफ जहां तेज प्रताप के लिए पूरी तरह मैदान में उतरा हुआ दिखेगा, वहीं देखना होगा कि उनके अपने करीबी रिश्तेदार भी क्या उनके खिलाफ कैंपेनिंग करते हुए नजर आते हैं या फिर जो एकदम क्लोज फैमिली मेंबर्स के अलावा जो एक्सटेंडेड फैमिली है क्या उनमें दो फाड़ होता हुआ नजर आता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है करहल सीट के जो नॉमिनेशंस के बाद की जो राजनीति है, जब कन्विंसिंग होगी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि परिवार से कई लोग निकलेंगे, हो सकता है वो दोनों तरफ वोट मांग लें, हो सकता है कुछ लोग जो एक्सटेंडेड फैमिली के हों वो अपनी साइड चुन लें कि वो किस तरफ रहेंगे। तो ये देखना होगा। हाँ, ये जरूर है कि उनकी पैतृक सीट है, समीकरण उनके मुफीद हैं और वहां सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कठिन टेढ़ी खीर है, कठिन टास्क है। लेकिन जो कैंडिडेट चुना गया है उसके बलबूते हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ वोट बैंक पे सेंधमारी हो जाए। बिल्कुल। और अब ये जो उपचुनाव है इसलिए ये बेहद रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल संजय जी, अगर हम केदारनाथ सीट की बात करते हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वहां पर जातीय समीकरण क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, केदारनाथ हमेशा से ठाकुर बाहुल जो ठाकुर प्रत्याशी रहे हैं उनके हाथ में रही है। पहले भी कांग्रेस पार्टी के जो कुछ पिछली बार जीते थे वह भी ठाकुर ही थे, रावती परिवार था, इस बार भी रावत ही थे।
तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में दो ही समुदाय, जो जाति बिरादरी है, ठाकुर और ब्राह्मण, इन्हीं के वोटों का ध्रुवीकरण होता है। लेकिन केदारनाथ, अगर केदार घाटी की बात करें और केदारनाथ, विशेषकर केदारनाथ जो विधानसभा की बात करें, वहां पे इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी थी वह रावत जो कि ठाकुर थे उनके पास थी, उसके पहले भी कांग्रेस के पास थी, वह भी के रावत ही थे। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पे जो ये जाति समीकरण है वह भी कहीं न कहीं से कांग्रेस और भाजपा ये मान के चल रही है कि उसको भी साधने का काम करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, जब चुनाव की घोषणा हुई उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो अग्रणी भूमिका में रही है, क्योंकि वहां पे उन्होंने कई विकास कार्यों को लेकर के कई घोषणाएं भी की, और उसके बाद अभी उन्होंने एक लंबा चौड़ा पैनल बना करके जो स्टार प्रचारक हैं उनकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके दे दी है, और उन सब के साथ उन्होंने पैनल बना करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अनुमति के लिए उन्होंने केंद्रीय कार्यालय को भेजा भी है। तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ को बहुत सीरियसली ले रही है और मजबूती से लड़ भी रही है। जी बिल्कुल, कितनी मजबूती से लड़ाई हो रही है ये, इसका जो स्पष्टीकरण है वो आने वाले दिनों में मिलेगा 13 नवंबर को जब वोटिंग होगी। फिलहाल प्रमोद, अगर वहां पर आप फिर से लोगों से बातचीत कर पाए तो ये जानने की कोशिश करिए कि खैर में जो बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ है सुरेंद्र दिलेर के स्वागत को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, ये जरा जानकारी दें। लोगों के बीच माहौल किस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए खैर में जो विधानसभा पर उपचुनाव होना है और माहौल एकदम पूरी तरीके से टाइट है, यानी तमाम जो समर्थक हैं वो घर के बाहर जुटे हुए हैं। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लड्डू भी बैठ रहे थे, ऐसे में बातचीत हम लोगों से करेंगे, जानेंगे उनसे कि क्या है। ये बताइए, उपचुनाव खैर विधानसभा पर होना है, किस तरीके की तैयारियां हैं? आप एक राजनीतिक में आप विशेष जानकारी रखते हैं और आपके इस परिवार से बेहद नजदीक क्या कहेंगे आप? पूरी तैयारी है, बिल्कुल तैयारी के साथ बिल्कुल रेडी है। किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव होने वाला है? खैर बताओ। विकास का मुद्दा है, मेन चीज तो विकास होगा। जो चीज कमियां रह गई हैं वो पूरी की जाएंगी। भाई साहब के जो वायदे थे, जो सोच थी पब्लिक के साथ अच्छा करना है, पब्लिक का। जैसे सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र दिलेर का राजनीतिक इतिहास रहा है, इनके बाबा जो थे बहुत प्यार था उनका, लोग बड़े दिल से चाहते थे उन्हें। इसके अलावा इनके पिताजी थे, उन्हें बहुत लोग दिल से चाहते थे, और वन वे इन्होंने दोनों इलेक्शन जीते, बड़ी तादाद में जीते, यानी भारी मतों से विजयी हुए थे। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि सुरेंद्र दिलेर का क्या वो रहेगा? बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा, सबसे ज्यादा वोटों से। अपने पिताजी का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। पिताजी 74,000 को उससे जीते थे, लड़का जीतेगा 80,000। तो देखिए और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए बाई इलेक्शन खैर में होना है, क्या स्थिति रहेगी, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, आप लोग किस बात को लेकर करेंगे? देखिए मोदी जी योगी जी दोनों की नीतियां बिल्कुल साफ है और उसके के अनुरूप टिकट दी गई है। सांसद जी का एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है और पार्टी के लिए उन्होंने अपनी टिकट भी कुर्बान कर दी थी, जैसा कि आपको पता होगा, हाथरस पर, क्योंकि सिटिंग सांसद थे। खैर देखिए सुरेंद्र आ गए, सुरेंद्र से बात करेंगे हम। सुरेंद्र नहीं है, हालांकि उनके समर्थक आए, गाड़ी उन्हीं की है। जो स्वागत का सिलसिला है वो लगातार जारी है। देखिए हाँ, उनकी मदर आ गई है, बात करेंगे मदर से। सुरेंद्र जी की आप मदर हैं, पहले आप तस्वीर देखिए, ये तमाम भारतीय जनता के कार्यालय से आई है। ये बताइए, आपका पॉलिटिकल जो करियर है बहुत पुराना है, यानी आपके जो पति थे वो सांसद रहे, बाबूजी थे वो सांसद रहे, ऐसे में सुरेंद्र दिलेर को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, यानी टिकट दिया है। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कहेंगे? पहले आप बताइए किस तरीके की खुशी है आप? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अपने शेष नेतृत्व का और संगठन का। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे ससुर किशन लाल दिलेर जी का और मेरे पति राजवीर दिलेर जी का नाम वापस किया है और बेटे को जिम्मेदारी दी है, और वो अपनी जिम्मेदारी से खरा उतरेगा, ये मेरा विश्वास है। और बहुत बहुत मतलब ये मैं कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास शब्द, जो उन्होंने आज मेरे लिए दिया है वो बहुत बड़ी चीज। अच्छा ये बताइए, जिस वक्त मुझे आज भी याद है, जहां तक मेरी जानकारी में है, आपको बहुत दिन पहले मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया था टिकट? नहीं, आश्वासन नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि आपके बारे में सोचा जाए। उन्होंने आज अपनी बात पूरी कर दी है। मेरा शेष नेतृत्व ने मेरे पति की आत्माओं को शांति के लिए जो इतना बड़ा सौगात दी है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वो बेटा ऐसा है कि वो अपने दादा के और अपने पापा के नाम के लिए रोशन करेगा,
और उनके बातों पर खरा उतरे। क्या माना जाए, मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं? बिल्कुल करके दिखाते हैं। जो अपने शीर्ष नेतृत्व ने कहा था वो आज करके दिखाया। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार। तो ये सुरेंद्र दिलेर की मदर थी। उनका सीधे तौर पर कहना यही है कि एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कॉल आया था, इस दौरान उन्होंने वायदा किया था कि आपके लिए सोचा जाएगा, और इस वायदे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खरे उतरे। देखिए एक बार तस्वीर फिर देखिए सुरेंद्र दिलेर के घर की बाहर की। ये तमाम जो समर्थक हैं यहाँ आए हुए हैं, जश्न जो है मना रहे हैं। और देखिए कुछ ही देर बाद सुरेंद्र दिलेर भी यहाँ पहुंचेंगे। देखिए मिठाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। सुरेंद्र दिलेर की जो मदर है वो लोगों को मिठाइयां वितरण करती हुई नजर आ रही है। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का इस वक्त खुशी का माहौल रहा होगा। आपको यह भी बता दूं, सुरेंद्र दिलेर के पिता सिटिंग सांसद थे और उस वक्त वो अचानक एक्सपायर हो गए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को आश्वासन दिया था, और मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर इस अपने जो वायदे किए थे उस वायदे पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा दूं, तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार घर पर आए हुए हैं। सुबह से बधाई का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और देखिए मिठाई भी वितरण की जा रही है। ऐसे में बातचीत कर लेंगे। ये बताइए, ये जो मिठाइयाँ खाने में आज कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। और हम जीतेंगे, काफी मतों से जीतेंगे। और जो हमारे सुरेंद्र सिंह बेटे हैं ना, ये अपने पिताजी का और दादाजी का सबका नाम रोशन करेंगे। कहने का मतलब मिठाई का टेस्ट और बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो माता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंडिया न्यूज की तरफ से, इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से। आशा और उम्मीद करते हैं कि सुरेंद्र दिलेर अच्छा प्रदर्शन करें। मैं भी आपसे ये वादा करती हूँ कि वो बेटा और जिनका नाती है उनका नाम रोशन कर। दिलेर है, दिलेर रहेगा। देखिए सुरेंद्र के नाम के पीछे जो दिलेर लिखा हुआ है, माता जी का कहना है दिलेर है, दिलेर रहेगा। और